विशाल छाबड़ा अकेडमी वेलकम्स यू ऑल। हम लोग 9, 10th, 11th, 12th के चैप्टर्स लेकर चल रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो, लेकिन 11th, 12th का पर्टिकुलरली हम बायो कर रहे हैं। तो हम लोग उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 3 है और आज इसका पार्ट 4 हम लोग करेंगे। ओके, ये oogenesis है। इसके अंदर हम लोगों ने पहले भी स्पर्मेटोजेनेसिस करा है, अब हम oogenesis करेंगे। फीमेल का जो भी प्रोसेसेस होती हैं, मेंस्ट्रुएशन चेंजेस होते हैं, काफ़ी जो पूरा उसके जो फेजेस हैं, 4 फेजेस हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। What is oogenesis? It is the process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. मतलब formation of a mature female gamete, ठीक है, is known as oogenesis. It occurs in the ovaries, ठीक है, and it has main phases. The first phase is multiplication phases. Multiplication phase. First is the multiplication phase, right? This is the first phase. Oogenesis जो है that starts during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells या oogonia are formed within each fetal ovary. ये बात ध्यान से देखेंगे कि oogenesis कब स्टार्ट होता है, जब embryonic development stage होती है, जिसमें क्या होता है, जो oogonia है, मतलब जो गैमीट मदर सेल्स हैं, वो बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? फीटल ओवरी में, राइट? तो दिस इज द बिगिनिंग। No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ के बाद कोई और oogonia नहीं बनते हैं, ना ही ऐड होते हैं। There is no formation of oogonia after birth. This is very important. These cells start division. फिर ये जो cells हैं वो division start करते हैं and enter into the prophase 1. ये prophase 1 में आ जाते हैं of the meiotic division. ठीक है? Then get temporarily arrested at this stage and are called as प्राइमरी oocytes. तो ये प्राइमरी oocytes बनते हैं। एक बार हम दोबारा करते हैं। oogenesis कब स्टार्ट होता है? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में स्टार्ट होता है, जब गैमीट मदर सेल्स जो होते हैं दे आर फॉर्म विद इन ईच ओवरी, ठीक है, फीटल ओवरी। और उसके बाद वंस द oogonia आर फॉर्म, उसके बाद फिर oogonia फॉर्मेशन नहीं होती आफ्टर बर्थ। ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं, डिविजन करते हैं और प्रोफेज 1 ऑफ द मेयोटिक डिवीजन में आते हैं और दे गेट टेम्पररीली अरेस्टेड एट दिस स्टेज। और इस स्टेज को हम लोग यहाँ पे जो बनते हैं उनको प्राइमरी oocytes कहते हैं। ओके, फिर आ जाता है हमारा ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होता है? ईच प्राइमरी oocyte, हर प्राइमरी oocyte जो है देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। यहाँ पे जो प्राइमरी oocytes बनते हैं ये सराउंड होना शुरू हो जाते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स से, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है, राइट? अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, और इनमें से बहुत सारे फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो देते हैं। कब शुरू हो जाते हैं? फ्रॉम द बर्थ, जो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक। ओके, एट प्यूबर्टी में क्या होता है? ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। सिर्फ 60,000 से लेकर 80,000 तक जो है वो फॉलिकल्स लेफ्ट बिहाइंड हो जाते हैं, रह जाते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो बहुत सारे ग्रेन्युलोसा सेल से सराउंड हो जाता है एंड अ न्यू थीका टू फॉर्म द सेकेंडरी फॉलिकल्स। तो ये वाले जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये किस में बदल जाते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। दे कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल बाय लेयरिंग, ठीक है, लेयरिंग ऑफ द सेल्स। तीसरा आ जाता है मैच्योरेशन फेज। इन द फर्स्ट मैच्योरेशन फेज सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू द टर्शियरी फॉलिकल। फिर ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये किस में कन्वर्ट होता है? टर्शियरी फॉलिकल में। प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। जो प्राइमरी फॉलिकल है इसके अंदर वो साइज में ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जो प्राइमरी oocyte है जो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर है वो क्या करता है? साइज में बड़ा हो जाता है एंड कंप्लीट्स इज फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, और कंप्लीट कर लेता है अपनी फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन क्या बनाने के लिए? सेकेंडरी oocyte एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये दो चीज़ें बनती हैं। ओके,
फिर द टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल। फिर जो ये टर्शियरी फॉलिकल का पूरा है वो किस में बन जाता है, ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है। ओके, ग्राफियन फॉलिकल जो है विच रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, और ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर करता है तो इसमें से क्या निकल जाता है, सेकेंडरी oocyte। ओके, या फिर ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसी को ओव्यूलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओव्यूलेशन हमें मालूम है ना कि जब एग जो होते हैं वो निकलना शुरू करते हैं फेलोपियन ट्यूब से, तो उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड के ऑलमोस्ट 14 या 15 डेज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी oocyte या ओवम बन रहा है। ठीक, और वो कहाँ से निकल रहा है, ग्राफियन फॉलिकल से। तो इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। फिर सेकेंड मैच्योरेशन फेज अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो फिर सेकेंड मैच्योरेशन फेज आता है व्हेन द मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। जब इसकी मियोटिक डिवीजन होती है, कंप्लीट होती है, तब वो जाके फेज आता है। राइट, फिर है द सेकेंड मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। फिर जब इसकी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है तो दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम। तब ये बनता है हैप्लॉइड ओवम। यहाँ तक सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि पहले प्राइमरी oocyte बनता है, फिर उसके बाद क्या होते हैं, सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, फिर उसके बाद सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और हैप्लॉइड ओवम बनता है। ओके, तो यहाँ तक ये हो गया हमारा oogenesis इज कंप्लीटेड व्हेन द स्पर्म पेनिट्रेट्स द ओवम। मतलब जब स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करता है उससे पहले ये oogenesis पूरा कंप्लीट हो चुका होता है। ओके, नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज menstrual cycle. I will give you the notes, so please try to understand the topic and don't copy it from the, there is no need to copy from the whiteboard. Okay, अब हम करते हैं menstrual cycle. देखो ये जैसे मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे डायग्राम है, सेक्शन ऑफ ओवरी। इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल डायग्राम बट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसमें ये देखो मैंने जैसे अभी बताया था ना मैच्योरेशन फेज में, इसमें ये है कि दी टर्शियरी फॉलिकल चेंजेस इनटू अ मैच्योर फॉलिकल, द ग्राफियन फॉलिकल। देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ये सेकेंडरी वाला फॉलिकल हो गया, और ये तीसरा जो है टर्शियरी फॉलिकल हो गया। ओके, उसके बाद ये जो है ये किस में बदल जाएगा, दी टर्शियरी फॉलिकल। ये वाला जो फॉलिकल है वो लास्ट में क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल। ये डायग्रामेटिक है इसलिए थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टर्शियरी। टर्शियरी क्या बनाएगा, ग्राफियन फॉलिकल बनाएगा। ओके, और विच रप्चर्स टू रिलीज द ओवम, और यही जो है वो रप्चर करता है क्या रिलीज करने के लिए, ओवम। ठीक है, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। बस यही बताना था डायग्रामेटिकली कि प्राइमरी कैसा, वैसे मैंने साइड पे बनाया था, फिर भी आप ये देख लो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, ये ग्राफियन फॉलिकल है, और ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर करेगा टू रिलीज द ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ओके, आई होप इट्स क्लियर, बट फिर भी एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, यू आर ऑलवेज वेलकम। एंड आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये नोट्स ले सकते हैं। ठीक, चलो अब हम करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स। मतलब जो प्राइमेट्स होते हैं ना, जैसे मंकीज हो गए, चिंपैंजी हो गए, एप्स हो गए, ह्यूमन बींग, जो सभी प्राइमेट्स में आते हैं। राइट, तो उस वक्त इनकी जो रिदमिक चेंजेस, रिदमिक मतलब जो रिदम वाले होते हैं, लाइक बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम पे और एक के बाद एक कॉन्टिन्यूस जो होते हैं, वो जो चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन द प्राइमेट्स इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट इज रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28-29 डेज. ठीक है. द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क. मतलब जो फर्स्ट पीरियड्स होते हैं उनको मेनार्क कहा जाता है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं. एक पहला होता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है. फिर सेकंड जो होता है वो होता है फॉलिकुलर फेज. तीसरा जो होता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज. और चौथा जो होता है वो ल्यूटियल फेज होता है. पिछली बार के मैंने नोट्स शायद नहीं डाले हैं अभी मैं जब इसको डालूंगी नोट्स को तो पिछले वाले भी साथ में ऐड कर दूंगी पक्का. ओके. तो मेंस्ट्रुअल फेज जो है menstrual flow results due to the breakdown of endometrial lining of uterus. यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है जब वो ब्रेक डाउन होती है तो menstrual flow होता है, राइट. एंड इट्स ब्लड वेसल्स दैट आर डिस्चार्ज थ्रू द वेजाइना. और इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी निकलती हैं वेजाइना के थ्रू. ओके.
द अनफर्टिलाइज्ड एग एंड सॉफ्ट टिश्यूज आर डिस्चार्ज्ड, और जो ये अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइज होगा तो वो तो यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, ओके तो ये सारे कौन से हैं, ये कौन सा है, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, एंड द सॉफ्ट टिश्यूज आर डिस्चार्ज्ड, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ठीक है, एंड इट अकर्स ओनली इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, और ये सिर्फ तभी होता है जब जो ओवम रिलीज हुआ है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, मैंने कहा ना अगर फर्टिलाइज हो गया फिर तो वो इम्प्लांट ही हो जाएगा, ओके तो सेकेंड चीज आ जाती है हमारी फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज क्या होता है, द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो, जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ओवरी में ग्रो करते हैं, एंड बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, और वो पूरा का पूरा मैच्योर बना देते हैं ग्राफियन फॉलिकल, जैसे मैंने आपको बताया, ओके द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज रीजनरेटेड ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन। इसका मतलब ये है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूट्रस की वो रीजनरेट होती है नेचुरली, जब वो टूट के गिरेगी तो वो रीजनरेट भी होगी, राइट, ड्यू टू दी सिक्री, और वो किसकी वजह से रीजनरेट होगी, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। तो यहाँ पे दो हार्मोन्स होते हैं जिनका ये काम होता है, LH और FSH, ओके फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड एक और हार्मोन जो होता है ओवेरियन हार्मोन जिसको कि एस्ट्रोजन कहते हैं। इट लास्ट फॉर अबाउट 10 to 14 days, और ये वाला जो फेज होता है ये 10 से लेकर 14 दिन तक का होता है, ओके ये वाला सारा 10 से लेकर 14 days तक का होता है। फिर आ जाता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज ये होता है कि रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल, मतलब जब एंडोमेट्रियम लाइनिंग काफ़ी थिक होनी शुरू हो जाती है, किसकी वजह से, LH हार्मोन के सिक्रेट होने से, इट इंड्यूसेस दी रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, ये इंड्यूस क्या करती है, ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करने में, और देयर बाय लीडिंग, नेचुरली ये रप्चर करेगी तो एग रिलीज करेगी, ओवम रिलीज करेगी, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। आप ध्यान से समझिए, पहला वाला है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, दूसरा है फॉलिकुलर फेज, ठीक, और तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज जो कि ग्राफिन फॉलिकल के फटने से होता है। अब आ जाता है लास्ट में ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज क्या होता है, ये देखो, ये मेंस्ट्रुएशन फेज, ये फॉलिकुलर फेज, ये ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज ये होता है, इन दिस फेज द रप्चर्ड फॉलिकल चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटम। इसमें जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो क्या बनाना शुरू कर देता है, कॉर्पस ल्यूटम, ठीक है, और इन दी ओवरी, एंड इट बिगिंस टू सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन, और क्या सिक्रीट करना शुरू कर देता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, विच इज असेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग की मेंटेनेंस के लिए मस्ट है, ओके द एंडोमेट्रियम थिकन्स फर्दर, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिक हो रही है, ठीक है, बार बार थिक हो रही है, जोर काफ़ी ज़्यादा थिक हो रही है, एंड द ग्लैंड सिक्रीट अ फ्लूइड इनटू द यूट्रस, और इसकी जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, यूट्रस के अंदर फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटम जो होता है वो डीजेनरेट होना शुरू कर देता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटम डीजेनरेट होना शुरू कर देता है, एंड दिस कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम, और जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो भी साथ साथ डिसइंटीग्रेट होती रहती है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज जो है वो मेंस्ट्रुएशन करता है, ठीक है, और फर्टिलाइज वाला तो इम्प्लांट करेगा ही करेगा। एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्ट्रॉन्स लेवल इंक्रीज ड्यूरिंग दिस फेज, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के जो लेवल्स हैं, देखो यहाँ पे हार्मोन्स एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, इनके जो लेवल्स हैं काफ़ी इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। इट लास्ट ओनली फॉर 10 to 14 days, और ये वाला फेज भी जो है वो 10 से 14 days तक रहता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, ओके, देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, एंड द मेंस्ट्रुएशन साइकिल परमानेंटली कब स्टॉप होता है, जबकि 50 years के अबव एज हो जाती है वुमेन की, और जिसको मेनोपॉज कहते हैं, ओके। तो यहाँ तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आ गया। ये हार्मोन्स के लेवल्स हैं, देखो पहले कम है, उसके बाद ये बढ़ रहे हैं, फिर डिक्लाइन कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन के पहले इनिशियली कम है, फिर एकदम इंक्रीज हो रहे हैं, फिर बाद में डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। और ये है यूट्रीन इवेंट्स हैं कि पहले कैसे लाइनिंग जो होती है वो क्या होती है 14 days में, उसके बाद फिर बढ़ती है, फिर वो डिजेनरेट होनी शुरू हो जाती है। आई होप ये आपको साइकिल अच्छे से समझ आ गया है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एन ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स जो है दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग कॉइटस, कॉइटस के टाइम पे जो सीमन है दैट इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना नोन एज इंसेमिनेशन। इस प्रोसेस को
जहाँ पर जो मेल स्पर्म्स हैं दे आर इंड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा 9th-10th में, एक नेचुरल इंसेमिनेशन होती है, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होती है। खैर वो आगे भी आएगा, 11th क्लास में भी हमने थोड़ा पढ़ा है और अभी आगे हमारे चैप्टर्स में आएगा। ओके, द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूट्रस एंड रीच एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ ओविडक्ट। मतलब जो स्पर्म्स हैं वो बेसिकली कहाँ जाते हैं, ओविडक्ट के इस्थमिक जंक्शंस पे जाते हैं। जब हमने ओवरी का सेक्शन पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये पढ़ा था डिटेल में कि उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो वो इस्थमिक जो जंक्शन है वहाँ पर मेल स्पर्म्स जाते हैं, दैट इज वन पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक, ओविडक्ट। इफ स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा, अगर स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, लेयर्स ऑफ द ओवम, एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। तो जो उसकी बाहर की लेयर होती है जिसे कि जोना पेलुसिडा कहते हैं, उसको क्या करता है, उसके लेयर में आने के बाद ऐसे चेंजेस कर देता है मेम्ब्रेन से जिससे कि और स्पर्म्स की एंट्री ना हो, ठीक है। और जो स्पर्म के वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं कहाँ के, एक्रोसोम के। जब हमने पिछली बार डायग्राम करा था स्पर्म का, पिछली वीडियो देखिएगा, उसमें हम लोगों ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्म दिया था, जहाँ पे उसका हेड एक्रोसोम भी बताया था। उसका काम क्या होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये भी बताया था मैंने, और वो क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं कौन सी, उसकी लेयर्स को, जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करना शुरू कर देते हैं, और ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी डिसॉल्व करते हैं। उनका काम ही डिसोल्यूशन होता है जिससे कि उनकी एंट्री और पेनिट्रेशन हो जाए, ठीक है। एंड द स्पर्म हेड इज नाउ अलाउड टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म द ओवर। सारी दीवारों को तोड़ के, मतलब जो मेम्ब्रेन्स को तोड़ के वो कहाँ चले जाते हैं, सीधा फिर ओवम में चले जाते हैं। दिस इंक्लूड्स द कंप्लीशन ऑफ म्योसिस 2। तो यहाँ पे म्योसिस 2 की कंप्लीशन हो जाती है और यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है और सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया। ओके, फाइनली डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म्ड। फिर रिजल्ट क्या होगा, जाइगोट बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, डिप्लॉयड बनेगा, 2n बनेगा, ठीक है, बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। क्योंकि दोनों हैप्लॉयड है तो जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड बनेगा, 2n बनेगा, राइट। अच्छा, फिर एक चीज़ है इम्प्लांटेशन। भाई इम्प्लांटेशन क्या है, अब चलो फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन। इसमें जाइगोट एक्चुअली डिवाइड ही करेगा ना, डिवाइड करेगा तो फिर आगे ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम्स बनेंगे, सब होगा, ठीक है। तो जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा बाय माइटोटिक डिवीजन एज इट मूव्स थ्रू दी इस्थमस ऑफ ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस। क्योंकि अब ये धीरे धीरे नीचे की साइड आएगा, यूट्रस की साइड में आएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। अब ये जो डिवीजन होती है उसको हम क्लीवेज कहते हैं, मतलब टूट के बनता है, जो डिवीजन होती है उसको क्लीवेज कहते हैं, जिसकी वजह से 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनते हैं, और जिनको कि हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। क्या कहते हैं, दोबारा समझ लीजिए कि जाइगोट जब डिवाइड करता है माइटोटिक डिवीजन से, तो 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ओके, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स इज कॉल्ड अ मोरुला। अब जो ये डिवीजन के बाद 2, 4, 8, 16 वाला जो ब्लास्टोमियर बना है उसको हम मोरुला कहते हैं। ओके, द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लार्ज मास ऑफ सेल्स कॉल्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। जो ये मोरुला है वो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है, कंटिन्यू होता रहता है, डिवाइड करता रहता है, और लार्ज मास ऑफ सेल्स बना देता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, विच पासेस फर्दर इनटू द यूट्रस, जो कि काम जाता है अब सीधा यूट्रस में जाता है। ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ठीक है, बाहर लेयर के, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कि अंदर के सेल्स होते हैं, अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं इनर सेल मास। क्या कहते हैं, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाते हैं, एंड द इनर सेल मास, इनर सेल मास के साथ भी, मतलब इनके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है, टू गिव राइज टू द एम्ब्रियो। तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाली जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। और ये किससे बन रहा है, जाइगोट से। किसकी डिवीजन से बन रहा है, जाइगोट की डिवीजन से। जाइगोट डिवाइड करता जा रहा है, ब्लास्टोमेयर बना रहा है, मोरुला बना रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारी हो गई, ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा एम्ब्रियो। ओके, ये एम्ब्रियो की प्रोसेस हो रही है। अच्छा, आफ्टर अटैचमेंट द सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम डिवाइड एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। अब अटैचमेंट हो गई इनकी, ठीक है,
कहाँ पे अटैचमेंट हो गई, एम्ब्रियो जो बन रहा है ना हमारा, तो जो सेल्स हैं एंडोमेट्रियम के वो डिवाइड करते हैं और इस पूरी ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, ठीक। सो द ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बेसिकली डिवाइड कर करके कहाँ जा रहा है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में जा रहा है, ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसमें जा रहा है। एंड दिस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। जब ये उसके ऊपर चिपक जाता है, बैठ जाता है, अटैच हो जाता है, तो उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है। मतलब दिस इज कॉल्ड एज कि मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, ओके। अब है जैसे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखो, सेल्स ऑफ द ट्रोफोप्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू एन इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो ये ट्रोफोप्लास्ट के सेल्स है ना, इसकी दो लेयर्स बनती हैं, एक इनर होती है, एक आउटर होती है। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरियन। आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं, कोरियन, ठीक है। और एंड फॉर्म्स अ कोरियोनिक विल्लाई। तो ये बेसिकली क्या बना देती है, कोरियोनिक विल्लाई। कोरियोनिक विल्लाई बनती है विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विल्लाई तो आपको पता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनका काम सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है, और ये क्या करते हैं, ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम। ये किस में ग्रो करते हैं, एंडोमेट्रियम में, ठीक है। एंड इंटीमेट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द कोरियोनिक विल्लाई एंड यूट्रीन टिश्यू। मतलब दैट इज द कोरियोनिक विल्लाई एंड यूट्रीन टिश्यू बिकम्स interdigitated with each other and forms a structural and functional unit between the developing embryo and the maternal body. Basically हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखो, जो विल्लाई होते हैं और जो यूट्रीन टिश्यू होता है वो आपस में क्या करता है, ऐसे इंटरडिजिटेटेड बना देता है आपस में। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दोनों की होती है उनको ऐसे कर लेता है, एक इंटरलॉकिंग सिस्टम बना देता है, ठीक है। और वो जो इंटरलॉकिंग सिस्टम बनता है वो बेसिकली क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। किसके बीच में, बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी, माँ के बॉडी में और जो एम्ब्रियो की बॉडी में, दैट इज द कनेक्शन। उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो विल्लाई होते हैं, पहले आपको मैंने बताया कि ट्रोफोप्लास्ट जो होती हैं उसकी दो लेयर्स होती हैं, एक इनर होती है, एक आउटर होती है, ठीक है। आउटर लेयर को हम कोरियन कहते हैं और जो कि क्या बनाती है, कोरियोनिक विल्लाई बनाती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ गया। और ये ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम, ये क्या करते हैं, दे ग्रो इनटू द एंडोमेट्रियम। फिर है एंड इंटीमेट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिटवीन द कोरियोनिक विल्लाई एंड यूट्रीन टिश्यू। अब इन विल्लाई का और यूट्रस के टिश्यू का, ठीक है, एक इंटरमीडिएट कनेक्शन बनता है, एक इंटरडिजिटेड कनेक्शन बनता है, इंटरलॉकिंग सिस्टम बनता है, जिसको कि हम बाद में क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, क्योंकि दैट इज द कनेक्शन बिटवीन द मैटरनल बॉडी एंड द एम्ब्रियो, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, बट फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कहीं कहीं अटको, तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अच्छा, फिर है फंक्शन। अब इस प्लेसेंटा के फंक्शंस क्या हैं, देखो, पहली बात आपको पता ही है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो है, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट्स जितने भी एम्ब्रियो के होते हैं वो सब इसी से निकलते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एन एंडोक्राइन टिश्यू, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स। ये हार्मोन्स बहुत रिलीज करता है, और वो हार्मोन्स जो है, ये आता है हर बार क्वेश्चन कि वो कौन से होते हैं। पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG जिसे कहना, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक, पहली चीज ये। फिर है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ठीक है। फिर है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो हैं दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये चाहिए होते हैं मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी को, ओके। और फिर है इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय ओवरी। जब लेटर स्टेजेस होती हैं प्रेगनेंसी की, उसमें रिलैक्सिन एक हार्मोन निकलता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल्स ऑफ द अदर हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो फीटल ग्रोथ को इन्हांस करते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस जो मदर के अंदर चल रही होती हैं मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को, ठीक है। तो आज क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ने ये पढ़ा था इम्प्लांटेशन में, हमने क्या पढ़ा था, एक बार बस रिवाइव कर लेते हैं कि जाइगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट ने डिवाइड किया था माइटोसिस से एज इट मूव्स टू द इस्थमस ऑफ ओविडक्ट। मतलब ये वाला जो ओविडक्ट का पोर्शन है, यहाँ पे ट्रैवल करके टुवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ ये इसकी ट्रैवलिंग है। दिस इज कॉल्ड क्लीवेज, इसको हमने क्लीवेज कहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था, 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको कि हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं, राइट। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने,
ठीक, एक बार मैं इसलिए रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि डायग्राम उस वक्त नहीं बनाया था, तो डायग्राम जबकि इट्स नॉट, प्लीज़ आप मेरी ड्राइंग मत देखिए बट अंडरस्टैंडिंग रखिए। एम्ब्रियो विद 8 to 18 सेल्स ब्लास्टोमेयर्स इज कॉल्ड अ मोरुला। इसको हमने मोरुला नाम दिया, क्यों? क्योंकि इसमें 8 से लेकर 16 तक ब्लास्टोमेयर्स हैं, राइट। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द लार्ज मास ऑफ सेल्स का कॉल्ड द ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ये मोरुला है वो क्या कर देता है, यहाँ पर जाता है यूट्रस में और यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बना देता है, राइट, विच passes into the uterus, यूट्रस में चला गया। ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट, और इसकी जो आउटर लेयर है उसको हमने क्या कहा, ट्रोफोब्लास्ट कहा, और उसका जो इनर मास ऑफ सेल्स है उसको हमने इनर सेल मास कहा, ठीक है। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये बात बोली कि ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो अटैच करता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के साथ, और एंड द इनर सेल मास गिव राइज टू द एम्ब्रियो, ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आफ्टर अटैचमेंट द सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम डिवाइड एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला था, इम्प्लांटेशन बोला था, कि जिसमें कि ये सारा का सारा प्रोसेस होकर यहाँ पर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बार, ये वैसे डायग्राम्स उसमें भी एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। ये ह्यूमन फीटस है विद इन द यूट्रस, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम है, फर्टिलाइजेशन ऑफ ग्रोइंग एम्ब्रियो थ्रू द फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब से आता हुआ यहाँ पर होता है। ये सेल की स्टेज है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये जो है ये ओवम है, ये सराउंडेड बाय पेरीवाइटलिन स्पेस बाय फ्यू स्पर्म्स, ठीक है। ये जो फ्यू स्पर्म्स की एंट्री हो रही है, ये सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है, और ये जो लेयर है वो जोना पेलोसिटा है। ये किसकी है, ओवम की है, ठीक है। ये डायग्राम्स चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे जैसे मत बनाना प्लीज़, अच्छे बनाना। और सबसे बड़ी बात, लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी में आपकी ड्राइंग नहीं देखते, लेबलिंग देखते हैं। लेबलिंग आपकी ठीक होगी तो आपके मार्क्स नहीं घटेंगे, ठीक है। चलो, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भाई प्लेसेंटा तक हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेसेंटा के यूजेस पढ़ लिए। अब ये है कि जो इनर सेल मास की बात हो रही थी, इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट डेवलप्स इनटू द 3 लेयर्स, ठीक है। इनर सेल मास की 3 लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेसोडर्म, एक होती है एंडोडर्म, ओके। इनर सेल मास कंटेन्स द सर्टेन सेल्स कॉल्ड द स्टेम सेल्स। जो इनर सेल मास है उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिनको कि स्टेम सेल्स कहा जाता है, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ये फ्यूचर जितने भी ऑर्गन्स और टिश्यूज और बनते हैं उनके प्रोजेनाइटर होते हैं, उनको पैदा करने वाले होते हैं, उनको बनाने वाले होते हैं। आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का 1 month हो जाता है, एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म्ड, एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। जबकि हम लोग जनरल उसमें बोलते हैं कि 3 महीने बाद धड़कन आती है, ये होता है, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। 1 month के अंदर एम्ब्रियो की हार्ट बनना शुरू हो जाता है, हार्ट पूरा बन जाता है। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के एंड तक लिम्स और डिजिट्स बनने शुरू हो जाते हैं एम्ब्रियो के, और 3rd month के एंड पर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म। जबकि 3 months में कहते हैं ना कि अबॉर्शन जो होता है वो हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, करवाने की बात अलग है, या हो भी जाता है कईयों का, लेकिन ऑर्गन्स, डिजिट्स, ये सब चीज़ें बन चुकी होती हैं। अपीयरेंस ऑफ द हेयर ऑन द हेड एंड फीटस मूवमेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th month। 5वें महीने तक हेयर आ जाते हैं हेड पे, और फीटस की मूवमेंट्स भी स्टार्ट हो जाती हैं, जर्क्स फील होने शुरू भी हो जाते हैं। आफ्टर 6 months के बाद बॉडी में बाल आ जाते हैं, और आईलिड्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और आई लैशेस भी बन जाती हैं। बाय द एंड ऑफ द 9 months ऑफ प्रेगनेंसी, 9 months की प्रेगनेंसी के एंड में फीटस इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर इट्स डिलीवरी। फीटस जो होता है वो रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए, ओके। फिर उसके बाद है पार्चुरेशन। एवरेज पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन जो है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द ह्यूमन प्रेगनेंसी इज 9 months। जो है एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी का हमें मालूम है 9 months है, जिसको जेस्टेशन पीरियड भी कहा जाता है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस एट द एंड ऑफ द जेस्टेशन पीरियड बाय द विगरस कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द यूट्रस इज नोन एज पार्चुरेशन। कॉन्ट्रैक्शन जो होती है और यूट्रस की, उसकी वजह से जो एक्सपेल होता है बेबी आउट ऑफ द फीमेल्स बॉडी, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। और इट इज़ इंड्यूस्ड बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, और इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स चल रहे होते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन, एंडोक्राइन मतलब हार्मोन से रिलेटेड है, न्यूरो मतलब हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। पार्चुरेशन सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा इंड्यूसेस द माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट है, फीटल
बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसको क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना, रिफ्लेक्स आपको मालूम है, ठीक है। तो it is induced by complex neuroendocrine mechanism. Parturition signals originate from the fully developed fetus. कहाँ से सिग्नल्स आते हैं? फीटस से आते हैं एंड प्लेसेंटा से आते हैं, क्योंकि बेबी वहीं से अटैच है मदर से। और ये क्या इंड्यूस करता है? माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिनको कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है, मतलब एक ऐसा रिफ्लेक्स जिसकी वजह से फीटस जो है वो इजेक्ट होता है बॉडी से। दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, जिसकी वजह से पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है मदर के। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है? इट इंड्यूसेस द स्ट्रॉन्गर यूट्रीन मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस में, विच इन टर्न स्टिमुलेट द फर्दर सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। जितनी कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उतना ही मोर रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन होता है। Stimulatory reflex between the contraction and oxytocin secretion results in stronger and stronger contraction, which leads to the expulsion of the body of the baby out of the mother. क्या होता है बेसिकली? ये जो रिफ्लेक्स की वजह से ऑक्सीटोसिन और कॉन्ट्रैक्शन ये साथ साथ होती हैं, इसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से जोर से, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो बेबी है दैट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द फीमेल बॉडी। अच्छा, अब लैक्टेशन है, नेचुरली पैचुरेशन है तो लैक्टेशन तो साथ में होगा ही। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं फीमेल की, दे अंडरगो द डिफरेंशिएशन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। तो मिल्क, मेमरी ग्लैंड्स जब एक्टिव हो जाती हैं, जब उनमें मिल्क सिक्रेट होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। इसमें मदर जो है वो बेबी को फीड करती है और जो येलो कलर का विस्कस फ्लूइड बाहर निकलता है फर्स्ट टाइम पे ड्यू टू दी सकिंग ऑफ दी स्टिमुलस, जो है वो सकिंग होती है बेबी की, और उसकी वजह से जो निकलता है लिक्विड उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम जो होता है वो येलो कलर का एक लिक्विड होता है विच कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ ए लैक्टेटिंग मदर, ठीक है। और इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी देती है बेबीज़ को, तो इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो मदर को लैक्टेशन करना ही करना चाहिए अपने बेबी का, ठीक है। तो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। इतना सही रहता था इसलिए मैंने सोचा आज ही इसको कंटिन्यू करके ख़त्म करते हैं। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और वो मैं क्वेश्चन आंसर्स की आपको वो दे दूँगी, नोट्स दे दूँगी कंप्लीट, ये तो है ही। इसके अलावा छोटे क्वेश्चंस भी लूँगी, एमसीक्यू भी लेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस जैसे भी हर स्टाइल के जितने लास्ट ईयर में क्वेश्चन पेपर्स आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम्स का, उनको भी हम अगली क्लास में कवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, ठीक है। बाय बाय।